ओके, तो सबसे पहले 12 सिस्टम है फिजियोलॉजी में। सबसे पहले सिस्टम है जनरल फिजियोलॉजी, तो उसी की सिस्टम हमने चालू की है। ठीक है, अभी थोड़ा ये एग्जाम का स्ट्रेटेजी शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं हर बार फर्स्ट ईयर के बच्चों के पहले लेक्चर में बताती हूँ, तो आप लोगों को भी बता रही हूँ। रिमेम्बर, याद रखिए, नोइंग टू मच वॉन्ट हेल्प यू। बच्चों को ये कंसेप्ट ऐसा होता है कि भाई आप कंसेप्ट अच्छा करो, कंसेप्ट अच्छा करो, पर ज्यादा नॉलेज आपको पास करने होने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, वो रणछोड़दास चाचा रेंचो ने बोला कि भाई बच्चा कंसेप्ट के पीछे भागो, पर मैं बोल रही हूँ पास होना भी जरूरी है, तो अति की गति नहीं, अति रणछोड़ भी मत बनो, अति चतुर भी मत बनो, बैलेंस रखो। तो मैं आपको विथ गुड कंसेप्ट पास होना सिखाऊंगी। ठीक है, तो एग्जाम आर नॉट अबाउट हाउ मच यू नो और यू हैव वर्क हार्ड, है ना। एग्जाम को वो नहीं कुछ लेना देना कि आपने गधे की जैसे मेहनत की है या आपको कितना पता है। एग्जाम को उसके साथ कुछ नहीं लेना देना। दो तरह की एग्जाम होती है, थियरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम, है ना। ये नया सब आया है इस साल से, पर फिर भी ये चीजें तो अभी भी है। थियरी एग्जाम इज हाउ मच क्वालिटी पॉइंट्स यू राइट इन अ फुल क्वेश्चन इन 50 मिनट, मतलब आप पेपर में कितना क्वालिटी अच्छा पॉइंट लिख के आते हो, नॉट कितने पाने भरे हैं। ठीक है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। सेकंड थिंग, 15 मिनट में फुल क्वेश्चन, 7 मिनट में शॉर्ट नोट, अच्छी पॉइंट्स लिख के आनी है। प्रैक्टिकल इज अबाउट परफॉर्म, जैसे आप नाटक परफॉर्म करते हो, डांस परफॉर्म करते हो, प्रैक्टिकल आर सेम। आपको शो ऑफ करना होता है, आपको दिखावा करना होता है ना। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप क्रिकेट में शॉट मारने का प्रैक्टिस करते हो ना, धोनी हेलीकॉप्टर शॉट का प्रैक्टिस किया, वैसे आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से या देखने से प्रैक्टिकल नहीं आएगा, वो तो करने से ही आएगा। ठीक है, तो आप अपने घर पे, अपने मम्मी पे, दीदी पे आप प्रैक्टिकल का क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, रेस्पी, सीवीएस में जो भी सिखाती हूँ, जो भी आपके विदाउट इंस्ट्रूमेंट मैनेज कर सकते हो, आप प्रैक्टिकल करते रहो। दूसरा, वाइवा अच्छा कब जाएगा। अभी आपने प्रैक्टिकल दिया या ह्यूमेट दिया, वाइवा तो उधर भी होगा, है ना, और वाइवा थियरी का भी होगा। तो उसमें आपको कितना आता है वो अगत्य का नहीं है, आप कितना अच्छा बोल पाते हो। दिस इज नॉट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज अबाउट क्विक रिएक्शन टाइम, है ना। अगर आपने प्रैक्टिस किया है अच्छे से बोलने का किसी के आगे, तो वो कैसे होगा प्रैक्टिस। जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में जाते हो ना, इसके लिए आप कहाँ जाओ, फ्रेंड्स के पास जाओ, मम्मी के पास जाओ, कैंटीन में खाना खा रहे हो, फ्री टाइम है, चल के साथ जा रहे हो, इधर कॉलेज से हॉस्टल चल के जाने में 5 मिनट लग जाते हो, तो चलते चलते मोबाइल में टाइम पास मत करो, एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर करो। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछेगा कुछ भी, जैसे कि जस्ट डिफाइन फिजियोलॉजी, आपने बोलना चालू कर दिया, जो भी आता है। उसने बोला डिफाइन होम्योस्टेसिस, आपने बोलना चालू कर दिया। आप बोलोगे व्हाट इज एम्फीबियन फिजियोलॉजी, उसने बोलना चालू कर दिया। ठीक है, कैसे आएगा आपको। फिर गधे के जैसे मेहनत नहीं करनी है, सही दिशा में मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, ग्रुप्स विल विन, अकेले आदमी नहीं जीतेंगे। ठीक है, ग्रुप्स मतलब कैसा ग्रुप, सभी एक जगह पे 7-8 जने अभी कोरोना में सोशल डिस्टेंस भूल के पढ़ने बैठेंगे, नहीं, वो नहीं कह रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, आपके सही फ्रेंड्स होने चाहिए। जैसे आप बायोकेम में होशियार है, आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आता है, कॉन्फ्रेंस कॉल करके सबको वो समझा दो। ठीक है, फिर सब लोग पढ़ लेंगे, है ना, सब लोग ने पढ़ लिया। अभी आपकी एक दूसरी फ्रेंड है लीना, उसको एनाटॉमी का ह्यूमरस बहुत अच्छा आता है, उसने पढ़ के सबको समझा दिया। अभी तीसरी फ्रेंड है मीना, अभी उसको फिजियोलॉजी का सीएनएस में उसका मास्टरी है, एंडोक्राइन में मास्टरी है, उसने सबको थायराइड समझा दिया खुद पढ़ के। तो क्या सबका टाइम बच जाएगा। ठीक है, आपके पास एनेट के पेपर है, आपने शेयर कर लिए, सबको भेज दिया, उसने बायोकेम के पेपर ढूंढे, उसने सबको भेज दिए। ऐसे करो, है ना, उससे वर्कलोड का भी डिवाइड हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। अभी कितने सारे हैं, जूम एप्लीकेशन है, फ्री कॉन्फ्रेंस खोला है, आप डेफिनेटली साथ में ग्रुप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर आपने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया ना, ओके, तो क्या होगा, आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, 5 साल से आप जैसे तैसे आप निकलेंगे नहीं, आप ग्रो करोगे, यू विल लिव, है ना, एंड यू विल विन विथ फ्लाइंग कलर्स। यू विल जस्ट नॉट सर्वाइव। लाइफ सर्वाइव करने के लिए नहीं है, लाइफ जीने के लिए है, मजे करने को भी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो उसका एक छोटा सा मुद्दा मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले तो 5 साल के पेपर आप निकाल लो, आपकी यूनिवर्सिटी के, आपके सारे सब्जेक्ट के 5 साल के पेपर, और उसको पढ़ना चालू कर दो। उसमें भी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना, उसको लिख के करो। लिख के मतलब अपन 12th में करते थे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ऐसे नहीं कि पूरी नोटबुक भर दी, ऐसे नहीं, टाइम बाउंड मैनर में लिखो। जैसे कि जस्ट फॉर थायराइड के फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, चलो बायोकेम में भी आता है, फिजियोलॉजी में भी आता है, आईएमपी है क्वेश्चन, तो सॉरी, हाँ, तो आपने वो पढ़ लिया। ठीक है, फिर आपने अपना बुक बंद किया और टाइम बाउंड मैनर में उसको लिख दिया,
तो हो गया आपका फुल क्वेश्चन तैयार, है ना। दूसरा, जैसे रूम साफ नहीं करेंगे तो गंदगी हो जाती है, वैसे आपको हमेशा रोज का वर्कलोड साफ करना है। आपके टीचर ने आज ये पढ़ाया, ठीक है, तो आपका हो जाना चाहिए। मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि आप ऐसा करो कि आपको पता है कि अभी थायराइड चलने वाला है और थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एडवांस में पढ़ लूँ ना थायराइड बुक खोल के, तो क्या होगा कि टीचर जब बोलेगा कि किसी को एनी क्वेश्चन, तो मैं उसको राइट क्वेश्चन पूछ पाऊँ, और वो जब ले रही है तो मेरा ऑल मेमोरी अच्छा हो जाए, है ना, मेरा सीमेंट जैसा हो जाए थायराइड, इतना मेरा स्टोन जैसा हार्ड हो जाए, मेरा पक्का हो जाए थायराइड। अभी इंदु खुराना में एमबीबीएस के बच्चों को बोल रही हूँ, आप लोगों को बहुत मोटी पड़ेगी, आप ये मत पढ़ो, आप अपने जो सीनियर पढ़ रहे हो वो छोटी बुक ही पढ़ो, क्योंकि आपको सिर्फ फिजियो एनेट नहीं है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको जो मटेरियल है वो, और वैसे मैं जो आईएमपी क्वेश्चन लूंगी वो उस हिसाब से ही है कि आप पूरा एज अ फुल क्वेश्चन लिख पाओ, है ना, मैं आपको ऐसे तैयार करवाती जाऊंगी। तो अगर आप ये इधर से करना चाहो तो भी ये एकदम परीक्षा में लिखने के सफिशिएंट है, ठीक है। तो लॉर्ड गणेशा का नाम लेके हम चालू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इस तरह से हमारा पहला साल चालू होता है। सॉरी ये सारा जो आपको झेलना पड़ रहा है मेरे पीसी पे, आई एम सो सॉरी। नाउ सबसे पहला डिफाइन फिजियोलॉजी, है ना। लेटिन वर्ड फिजियोलॉजिया पे से आया, फिजियोलॉजिया मीन्स नॉलेज, तो फिजियोलॉजी मीन्स नॉलेज, किसका नॉलेज, फंक्शन ऑफ अ लिविंग सिस्टम। मैं गुजराती या हिंदी भाषा में बोलूं तो इंसान की जो सारी सिस्टम है, जीआईटी, लंग, ये सारी फंक्शन कैसे करती है, उसके स्टडी को, उसके नॉलेज को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो सबसे पहले वाया क्वेश्चन, फर्स्ट है डिफाइन फिजियोलॉजी, सेकंड है फादर ऑफ फिजियोलॉजी, और ये होमवर्क है, फादर ऑफ फिजियोलॉजी आपको खुद को ढूंढना है, ठीक है। मेमेलियन यानी स्तनधारी, है ना। तो फिजियोलॉजी में कई कई जगह के आपको हार्ट का चार्ट दिखेगा, उसमें हार्ट रेट बढ़ रहे कम हो रहे, हाँ वो डॉग के हार्ट का होता है, कैट के हार्ट का होता है, ठीक है। कैट के ऊपर सीएनएस के बहुत सारे स्टडी किए हैं, तो वो सारा हो गया मेमेलियन फिजियोलॉजी। फिर आपको 9 मसल में डेड का या फ्रॉग के चार्ट दिखेंगे, तो वो हो गया एम्फीबियन फिजियोलॉजी, ठीक है। ओके, अभी देखो आपके काम का क्या है, होम्योस्टेसिस कैसे लिखना है, लर्निंग और राइटिंग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले तो शॉर्ट नोट हो या फुल क्वेश्चन हो, ओके, सारे हेडिंग्स कवर करने हैं। तो होम्योस्टेसिस चाहे शॉर्ट नोट हो, टाइम कम हो, अंदर ज्यादा मत लिखो, लेकिन हेडिंग तो सारे आना चाहिए। तो सबसे पहला हेडिंग है डेफिनेशन, वर्ड आना चाहिए माइल्ड इंटीरियर, ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है। सेकंड हेडिंग है फैक्टर, देखो मैं ना अपना पॉइंटर चालू करती हूँ। सेकंड हेडिंग है ये फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल है एसी का, या एग्जाम्पल देके फ्रिज का एग्जाम्पल देके समझाया है, उसको पेपर में लिखना नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके मार्क्स नहीं होते, ठीक है। फिर थर्ड हेडिंग है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, है ना, ये मैं समझाऊंगी ये क्या है। फिर लास्ट में क्या करना है कि सारी सिस्टम है 12 सिस्टम का एक एक लाइन में वाक्य में उसका फंक्शन लिख के होम्योस्टेसिस खत्म कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो 12 सिस्टम जो मिलकर काम करती है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, ठीक है। तो अभी होम्योस्टेसिस क्या, तो सबसे पहले देखो मैंने रेड किया है, ओके। तो ये क्लाउड बर्नार्ड ने दिया टर्मिनोलॉजी माइल्ड इंटीरियर, है ना, उसका मतलब क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी इनसाइड द सेल। तो माइल्ड इंटीरियर, अंदर का सेल का वातावरण मेंटेन होता है, उसने ऐसा इंटरनल एनवायरमेंट ये शब्द दिया माइल्ड इंटीरियर, ओके। तो उसके ही रिलेटेड दूसरा फिर आया अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट, उसने क्या दिया शब्द, उसने दिया शब्द होम्योस्टेसिस, वॉल्टर कैनर ने, ठीक है। इतना ही बस बहुत है। तो माइल्ड इंटीरियर मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल, और होम्योस्टेसिस मींस मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करना, स्टेबल करना इंटरनल एनवायरनमेंट, वो प्रोसेस को बोला होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो माइल्ड इंटीरियर उसने किसके लिए बोला, इसलिए तो कोई सेल है, वो कोश है, तो उसके आसपास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो उसका क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। रेडी, ये एक लाइन बहुत है। तो माइल्ड इसके हिसाब से पॉइंटर फिर से मुझे चालू करना पड़ेगा, ओके, बराबर। तो ये है माइल्ड इंटीरियर। इसमें से लिखने जैसी लाइन क्या है कि भाई हमारे जो सेल है उसके लिए माइल्ड इंटीरियर
क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसने क्या बोला कि हमारे जो बॉडी सेल है वो हमारी सारी जरूरत के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ग्लूकोज के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे। ठीक है, रेडी। और वो उसने ये भी बोला कि जब तक सेल्स को ये मिलता रहेगा ऑक्सीजन, ग्लूकोज और सब आयंस, अमाइनो एसिड, है ना, तो तब तक वो बराबर काम करते रहेंगे। ओके, तो लिखने के लिए यही है कि हमारे लिए माइलो इंटीरियर, हमारे सेल के लिए क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी देखो यहाँ पे आ गया डेफिनेशन, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। तो आपने कैसे करा, चालू किया डिफाइन होम्योस्टेसिस। उसके पहले आपको क्या बताना पड़ा कि माइलो इंटीरियर किसने ढूंढा, क्लाउड बर्नार्ड ने। उसके ऊपर से होम्योस्टेसिस ढूंढा वॉल्टर कैनन ने। माइलो इंटीरियर क्या है, तो क्लाउड बर्नार्ड ने बोला कि सेल है, उसके आसपास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज अ माइलो इंटीरियर उसका। ठीक है, वो जब तक बराबर बाहर उसको ग्लूकोज मिलता रहेगा इसी में से सेल बराबर काम करेंगे। हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, डेफिनेशन, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो मेंटेनिंग ऑफ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज होम्योस्टेसिस। तो उसके लिए क्या है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, देखना पड़ेगा कहाँ गलती हो रही, क्या ऊपर नीचे क्या हो रहा है, और उसको गलती को करेक्ट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए, रिसेप्टर, कंट्रोल और इफेक्टर। जैसे कि आपका एयर कंडीशन का एग्जांपल देती हूँ मैं, है ना, ये आगे पूरा यही एग्जांपल है, थर्मोस्टेट यानी आपका एयर कंडीशन, है ना। ओके, तो आपके एयर कंडीशन के अंदर एक रिसेप्टर होता है, उसको पता चलेगा कि रूम की हवा का क्या है टेम्परेचर, अभी 31 है, आपने सेट किया 25, तो वो रिसेप्टर फिर क्या बोलेगा, कंट्रोल को बोलेगा कि चलो एसी चालू करो, पंखा चालू करो, है ना। तो फिर तो रिसेप्टर होता है, फिर वो कंट्रोल को बोलता है तुम पंखा चालू करो, और पंखा चालू होगा तो पंखा हो गया इफेक्टर। तो तीन चीजें होती है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, रिसेप्टर, कंट्रोल एंड इफेक्टर। तो ये हमारे बॉडी में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अगर बॉडी कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर सिमिलर है, कैसे, ब्रेन में कंट्रोल सेंटर है, स्किन जो है वो रिसेप्टर है। ओके, और जैसे कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप धूप में खड़े हो, तो स्किन बोलेगी बहुत गर्मी है, स्किन इज अ रिसेप्टर। ओके, ब्रेन है कंट्रोल सेंटर, बोलेगा हाँ बहुत गर्मी है। फिर ब्रेन किसके ऊपर वर्क करेगा, ब्लड वेसल के ऊपर और पसीने की ग्रंथि के ऊपर। तो क्या चालू हो जाएगा, पसीना बहना चालू हो जाएगा, ये इफेक्टर। तो इस तरह से हमारी सारी सिस्टम वर्क करती है। ठीक है, कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट होता रहता है, तो इतना ज्यादा फिर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम हमेशा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अभी डेफिनेशन हो गया, ये शब्द पकड़ लिए, माइलो इंटीरियर, उसका वैज्ञानिक का नाम लिख दिया, दो लोगों का, बहुत हो गया। अभी ये हेडिंग पे आ जाओ, फैक्टर इन्वॉल्व द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो ये बहुत इजी है, द फैक्टर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो आपको पीएच मेंटेन करनी पड़ेगी, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, आपको पानी अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपको सारे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आपके दूर होने चाहिए। ओके, तो तब जाके अच्छा इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। रेडी, नाउ मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम। अभी देखो, अभी ये मैंने बोला ना फीडबैक, तो रिसेप्टर, कंट्रोल मैकेनिज्म और इफेक्टर ये किस तरह से काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। तो वो दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अगर आपको ये हेडिंग बहुत अघरा लगे ना, कोई बात नहीं, सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत ईजी है ना। जैसे मैं बताती हूँ, होम हीटिंग सिस्टम, है ना, आपने बोला कि 70 डिग्री, ठीक है, तो आप अचानक से ज्यादा गर्म हो गया, तो फिर क्या होगा, पंखा चालू हो जाएगा, 72 से 70 वापस ले आएंगे। ओके, तो ऐसे हमारे भी है नेगेटिव फीडबैक। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देती हूँ, आप इसको क्या करें, एग्जांपल से ही समझाए, है ना, ये सारे सेंटेंस आपको याद रखने भी बहुत तो प्रॉब्लम होगी। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज व्हाट, एग्जांपल दे दीजिए। ओके, ब्लड प्रेशर राइज हो गया, तो सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी, कुछ एक्शन होगी जिससे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। कैसे, ब्लड प्रेशर राइज हो गया, तो हमारे आर्टरी के अंदर रिसेप्टर है, उसने बोला ब्रेन को, और ब्रेन ने क्या बोला, आर्टरी को डायलेट कर दिया, तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डाउन। ओके, फिर हमारी थायराइड ग्रंथि है ना, वो बहुत ज्यादा थायराइड कर रही है सिक्रीशन, ठीक है, तो क्या होगा, ब्रेन में से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा, है ना, रिलीज होना पिट्यूटरी में से, तो फिर क्या होगा, थायरोक्सिन ज्यादा नहीं निकलेगा। ओके, तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। तो रिएक्शन इन विच सिस्टम रिस्पॉन्ड इन सच अ वे
टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो ब्रेन पहले बीपी बहुत बढ़ गया था, तो फिर सिस्टम ने, सारी बॉडी के सिस्टम ने ऐसे रिएक्ट किया कि अभी बीपी वापस डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, पसीना होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उसके विरुद्ध दिशा में बॉडी की सिस्टम काम करेंगी। जो चेंज उसको महसूस हुआ ना, तो इस तरह से नेगेटिव फीडबैक से होम्योस्टेसिस होता है। पॉजिटिव फीडबैक, पूरी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक के ढगला है ना, पूरी बॉडी इसी सिस्टम से चलती है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत कम है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि एक ही दिशा में फीडबैक बढ़ता जाएगा। नेगेटिव में क्या था, बीपी बढ़ा तो उसको दबा दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो उसको दबा दिया। और इधर तो क्या, जो हो रहा है उसको ही पोटेंशिएट करते जाएंगे। जैसे कि चाइल्ड बर्थ के दरमियान बच्चे को बाहर निकलना है ना, तो उसमें क्या होगा कि यूट्रस के जो सर्विक्स है, उसका मुख है, उसके ऊपर बच्चा का हेड जाएगा तो वो सर्विक्स डायलेट होगा, तो वो सारा वापिस ब्रेन को जाता है। तो और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बच्चे का हेड नीचे जाएगा, और डायलेट होगा। जितना डायलेट होगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बच्चा नीचे जाएगा तो सर्विक्स और डायलेट होगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा जब तक बेबी बाहर नहीं। तो ये पोटेंशिएटिंग है एक ही दिशा में। तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का बढ़ता जाता है, ठीक है, बेबी नीचे नीचे आता जाता है। दूसरा है क्लॉट फॉर्मेशन, ये भी पॉजिटिव फीडबैक है ना। कहीं पे रप्चर हो गया वेसल का तो क्या होगा कि थ्रोम्बिन बनता है, ये एक सब्सटेंस है जिससे खून जाड़ा हो जाएगा, खून का गट्ठा बन जाएगा। तो एक थ्रोम्बिन दूसरे खून के लिक्विड खून को टच करेगा तो उसका भी गट्ठा बन जाएगा। एक थ्रोम्बिन का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड ब्लड को टच करेगा तो उसका भी गट्ठा बन जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें क्लॉट फॉर्मेशन है, वो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल है। अगर उसके सामने एंटीकोएगुलेंट नहीं होंगे तो पूरा खून आपका जम के गट्ठा हो सकता है पूरे बॉडी का। तो क्लॉट फॉर्मेशन, चाइल्ड बर्थ, दे आर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, अभी ये थोड़ा तो मैं फिर नर्व जब चलेगी तब समझाऊंगी कि जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो मतलब देखो, आप ऐसे सोचो कि ये नंबर 1, अभी मैं थोड़ा क्या है पेंटिंग ले लेती हूँ, ठीक है। ऑप्शन देखो, ये मैंने नर्व पकड़ी, रेडी। अभी देखो, ये एक सोडियम चैनल है, ये दूसरी सोडियम चैनल है ना, ये तीसरी सोडियम चैनल है। तो ये सोडियम चैनल अगर खुली, सोडियम अंदर गया, ओके, तो इसने इसको खोला, इसने इसको खोला, इसने इसको खोला, तो एक साथ बहुत सारी सोडियम चैनल खुलने लगी, तो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगा, है ना। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल है, रेडी। फिर तो चौथा एग्जांपल है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। ये आप जब जीआईटी पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी, ओके। अभी देखो, ये हो गया, अभी इतना बहुत है। पॉजिटिव फीडबैक एग्जांपल आ गए, नेगेटिव फीडबैक एग्जांपल आ गए, है ना। तो अपनी बॉडी को मैनेज करने के लिए अपने को दोनों फीडबैक चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों साथ मिलकर फाइन ट्यूनिंग में काम करते हैं, तब जाके हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छे से मेंटेन होता है, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अभी देखो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कुछ भी 12 सिस्टम का नाम लिखो और वो क्या क्या काम करती हैं, वो उनका रोल क्या है इंटरनल एनवायरनमेंट में, यही है। तो ऑलरेडी मैंने एएनएस तक सबके बता दिए थे, है ना। इसके आगे के वीडियो आप जाकर देख लो। अभी एएनएस का मैं इसके बाद के वीडियो में बताऊंगी, ठीक है।